हेलो दोस्तों, आराधना वॉइस में आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है मेरे यानी कि आराधना के साथ। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि दादू की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और उन्हें सब लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अक्षत को इस बारे में कुछ नहीं पता होता है। घर वालों की नाराजगी दूर करने के लिए अक्षत उन सब के लिए नाश्ता बनाता है। अब आगे। दादू सही सलामत घर आ चुके थे। अक्षत आज कई दिनों बाद खुश था। परिवार के साथ वक्त बिताना और उनकी खुशियों में शामिल होना कितना सुकून भरा होता है उसने आज देखा। मीरा अक्षत को वहीं छोड़कर ऊपर चली आई। आईने के सामने खड़ी जब वह अपने बाल बना रही थी, अक्षत का ख्याल बार बार उसके दिमाग में आ रहा था। अक्षत के बारे में सोचते हुए उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। मीरा ने घड़ी की ओर देखा। कॉलेज जाने का समय हो चुका था। उसने निधि से जल्दी तैयार होने को कहा और खुद भी जल्दी जल्दी बाल बनाकर बुक्स लेकर कमरे से निकली। कमरे से निकलते हुए उसे ध्यान नहीं रहा और वो सामने से आते हुए अक्षत से टकरा गई। लेकिन अक्षत तो अक्षत है, कॉम्प्लिकेटेड। कब उसका मूड स्विंग हो जाए कोई नहीं जानता। उसने मीरा को देखा और अपने कमरे की ओर चला गया। मीरा नीचे बैठकर अपनी बुक्स उठाने लगी और साथ ही बड़बड़ाने भी लगी। सड़ू कहीं के, ये नहीं कि बुक्स उठा दें। मीरा ने किताबें उठाई और नीचे चली आई। निधि भी आ गई और दोनों कॉलेज के लिए निकल गईं। राधा ने घर का काम निपटाया और दादाजी को दवाइयां देने उनके कमरे में आई। दादाजी उस वक्त अकेले थे और कोई किताब पढ़ रहे थे। दादी माँ बाहर रघु से बगीचे में पेड़ पौधे की सफाई करवा रही थी। राधा को देखते ही दादाजी ने अपनी किताब साइड में रखी और कहा, अरे राधा, आओ बैठो। पापा, आपकी दवाइयाँ लेकर आई हूँ। राधा ने सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ये किस लिए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने खामखा ये सब दे दिया। दादाजी ने खांसते हुए कहा। हाँ पता है मुझे, आप ठीक हैं, फिर भी आपको इनकी जरूरत है। राधा ने एक टैबलेट निकालकर उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा। दादाजी ने दवा ली और सर दीवार से लगा लिया। उन्हें सोचता देखकर राधा ने कहा, क्या सोच रहे हैं पापा? दादू, अक्षत के बारे में सोच रहा हूँ बहू। राधा, क्या? दादू, मोनालिसा उसके लिए सही नहीं है राधा। अक्षत को जब उसके साथ देखता हूँ तो अच्छा नहीं लगता। इस बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? राधा, उसने अक्षत को फंसाया है पापा और उसमें निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। दादू, कल रात में इसी बारे में सोच रहा था और फिर सीने में दर्द होने लगा। राधा, पापा आप इस बारे में इतना सब मत सोचा कीजिए, मुझसे भी एक गलती हो गई। दादू, क्या गलती? राधा, बातों ही बातों में मुझसे मीरा की माँ का जिक्र हो गया। दादू, उसे तुम पर शक तो नहीं हुआ? राधा, नहीं पापा, मैंने बातों बातों में टाल दिया। दादू फिर सोच में पड़ गए और फिर कहा, राधा, मीरा से सच कब तक छुपाओगी? राधा, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता पापा। जब उसे मुझ पर पूरा भरोसा हो जाएगा मैं उसे सारी सच्चाई बता दूंगी। फिक्र तो मुझे आंसू की हो रही है। मोनालिसा की वजह से कैसे वो हमसे दूर हो चुका है। उसका गुस्सा, उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी है पापा। काश कोई इसे संभाल पाती। कहते हुए राधा की आवाज थोड़ी नम हो गई तो दादू ने प्यार से कहा, चिंता मत करो, उसे संभालने वाली इस घर में आ चुकी है। राधा, मतलब? दादू, मीरा। राधा, मैं कुछ समझी नहीं पापा। दादू, मीरा ही वो लड़की है जो अक्षत की जिंदगी में सब सही कर सकती है। राधा, लेकिन आंसू, मुझे नहीं लगता वो मीरा को या मीरा उसे समझ पाएगी। दोनों की सोच अलग है, दोनों का नजरिया अलग है। मीरा राजपूत है और हम ब्राह्मण। दादू, राधा, तुम किस जमाने की बात कर रही हो? जात पात हमारे जमाने में देखा जाता था। रही बात समझने की, तो जल्दी क्या है, धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझ जाएंगे। लेकिन तब तक ये बात सिर्फ हमारे बीच रहनी चाहिए। कौन सी बात? दादी माँ ने अंदर आते हुए कहा। दादू और राधा दोनों चौंक गए और फिर दादू ने बात संभालते हुए कहा, अर्जुन के लिए रिश्ता आया है, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अर्जुन के लिए रिश्ता आया है? मुझे क्यों नहीं बताया? दादी ने नाराज होते हुए कहा। माँ जी, पापा मजाक कर रहे हैं। राधा ने कहा। नहीं,
मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, आई एम सीरियस। 2 दिन पहले ही मेरे दोस्त किशन लाल शर्मा का फोन आया था। उन्होंने अपनी पोती के लिए अर्जुन को पसंद किया है और इस हफ्ते वो अर्जुन को देखने आ रहे हैं, दादू ने कहा। किशन लाल, वो आपके कॉलेज वाला दोस्त? दादी ने पुरानी यादों को याद करते हुए कहा। हाँ वही, उसने कहा इसी बहाने सबसे मिलना भी हो जाएगा। दादू ने कहा, ये तो अच्छी बात है पापा, कब आ रहे हैं वो लोग? राधा ने खुशी से कहा। विजय से बात कर लूं एक बार, उसके बाद अगले संडे को बुला लेते हैं, दादू ने कहा। ये तो खुशखबरी है, कब से अर्जुन की शादी का सपना देख रही थी। अब तो उसकी शादी में मैं अपनी सारी सहेलियों को 1 हफ्ते पहले ही बुला लूंगी, दादी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा। अरे भाग्यवान, बिल्कुल, बस एक बार अर्जुन को पल्लवी पसंद आ जाए, दादू ने कहा। पल्लवी, नाम तो अच्छा है पापा, राधा ने कहा। लड़की भी अच्छी है, किशन लाल बता रहा था, इंजीनियरिंग की है उसने, घर के कामों में भी निपुण है और साथ ही नोएडा में कंपनी में काम भी करती है। एक बड़ा भाई है उसके और वो, छोटा सा परिवार, बाकी सब ग्वालियर में रहते हैं, दादू ने लड़की के बारे में जानकारी देते हुए कहा। ये तो और भी अच्छा है पापा, शादी के बाद अर्जुन के साथ यहाँ बिजनेस भी संभाल लेगी, राधा ने कहा। ठीक है फिर, आज शाम विजय से बात करता हूँ, दादू ने कहा। पापा आप आराम कीजिए, राधा ने कहा और कमरे से बाहर निकल गई। रात के खाने पर सभी साथ थे। दादू ने जैसे ही अर्जुन के रिश्ते की बात की, अर्जुन एकदम से उदास हो गया। मीरा ने जैसे ही सुना, अर्जुन की ओर देखा और अपना हाथ धीरे से अर्जुन के हाथ पर रखकर पलकें झपकाकर उसे हिम्मत दी। अक्षत उन दोनों के बिल्कुल सामने ही बैठा था। उसने हाथ में पकड़ा चम्मच प्लेट में थोड़ी तेज आवाज के साथ रखा और उठकर चला गया। इसे क्या हुआ? विजय ने कहा। पापा, आप अर्जुन भैया की शादी पहले कर रहे हो ना, इसलिए बुरा लग रहा होगा उन्हें, निधि ने हंसते हुए कहा। लेकिन निधि के इस बेवकूफी भरे मजाक पर किसी को हंसी नहीं आई। उल्टा मीरा ने धीरे से कहा, निधि, किस वक्त क्या बोलना चाहिए समझ नहीं है ना तुम में? सॉरी, निधि ने धीरे से कहा। हाँ तो पापा, कब आ रहे हैं आपके दोस्त? विजय ने खाते हुए पूछा। तुम बताओ, अगर तुम्हें ऐतराज नहीं हो तो इस संडे को बुला लेते हैं, दादाजी ने कहा। हाँ, जैसा आपको ठीक लगे, विजय ने कहा। दादा, दादी, राधा और निधि सबके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। बस अर्जुन का चेहरा उतरा हुआ था और मीरा भी खामोश थी। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, पापा, क्या अभी शादी करना जरूरी है? विजय ने अर्जुन की ओर देखे बिना ही कहा, हाँ, शादी के लिए ये उम्र सही है। मेरी शादी भी इसी उम्र में हुई थी। पापा, मैं किसी को पसंद करता हूँ, अर्जुन ने बड़ी मुश्किल से कहा। विजय ने हाथ में पड़ा चम्मच प्लेट में रख दिया और अर्जुन की तरफ देखकर कहा, अर्जुन, मैंने कभी तुम लोगों पर किसी भी चीज के लिए कोई दबाव नहीं डाला है, लेकिन तुम सबकी शादी मेरा सपना है और वो मैं तय करूंगा। पापा, एक बार आप लोग नीता से मिल लीजिए, वो बहुत अच्छी है, अर्जुन ने कहा। तुम्हारी बहन ने अपनी पसंद से शादी की थी, आखिर क्या मिला उसे? बेहतर होगा हम लोग इस बारे में बात ना करें। शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। संडे तक खुद को तैयार कर लो, विजय ने कहा और वहां से उठकर चले गए। अर्जुन ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और उठकर चला गया। दादाजी और राधा एक दूसरे की ओर देख रहे थे। मीरा ने खाना खाया और निधि को लेकर ऊपर आई। उसने कमरे में आते ही निधि से सवाल किया, तुम सबकी एक बहन और है? धीरे बोलो, उनके बारे में इस घर में कोई बात नहीं करता, निधि ने धीरे से कहा। पर क्यों? मीरा बड़ी उलझन में थी। आओ बैठो, बताती हूँ, कहते हुए निधि मीरा का हाथ पकड़कर बेड के पास ले आई और बिठाते हुए कहा, उनका नाम कुसुम है। कुसुम दीदी और अर्जुन भैया जुड़वा थे। कुसुम दी पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से प्यार करती थी। दी उनसे शादी करना चाहती थी, पर कुछ समय बाद पापा को पता चला कि वो लड़का अच्छा नहीं है। पापा ने दी को बहुत समझाया, लेकिन दी ने उनकी एक बात नहीं सुनी और उस लड़के के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। पापा को बहुत बुरा लगा। जब उन्होंने दी से इस बारे में बात की तो दी घर छोड़कर उस लड़के के साथ चली गई।
और कुछ महीनों बाद खबर मिली कि दी ने सुसाइड कर लिया। दी के एक गलत फैसले ने दी की जान ले ली। तब से पापा उनसे बहुत नफरत करते हैं और इस घर में उनके बारे में कोई बात नहीं करता। पापा को लव मैरिज से प्रॉब्लम नहीं है मीरा, लेकिन इसी लव मैरिज ने दी की जान ले ली। सोचकर पापा अब किसी को इसकी परमिशन नहीं देंगे। निधि की बात सुनकर मीरा हैरान थी। आज से पहले उसने कभी इस घर में कुसुम का नाम नहीं सुना था, लेकिन अब सब क्लियर था। उसे अर्जुन की फिक्र हो रही थी। विजय थोड़े कठोर स्वभाव के हैं, मीरा ये जानती थी। इसीलिए ऐसे वक्त में उनसे बात करना शायद सही नहीं होता। निधि अपने लैपटॉप पर मूवी देख रही थी। मीरा उठी और कमरे से बाहर आ गई। अर्जुन के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मीरा के कदम उस ओर बढ़ गए। दरवाजे पर आकर मीरा ने कहा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? मीरा, आओ ना, पूछ क्यों रही हो? अर्जुन ने उदास स्वर में कहा। मीरा अंदर चली आई तो अर्जुन ने उसे सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मीरा बैठ गई। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रही और फिर मीरा ने कहा, निधि ने मुझे कुसुम दी के बारे में बताया। उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो किया उसकी सजा आप सबको मिले, ये भी तो सही नहीं है ना? कुसुम ने कुछ गलत नहीं किया। अर्जुन ने शांत भाव से जमीन को ताकते हुए कहा। मतलब? मीरा एक बार फिर उलझन में थी। कुसुम ने जिस लड़के से प्यार किया वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन पापा ने किसी और के कहने पर उसे गलत समझ लिया और नफरत करने लगे। कुसुम उससे बहुत प्यार करती थी। मैंने ही उन दोनों को कोर्ट मैरिज की सलाह दी। लगा इसके बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पापा ने कुसुम को घर से निकाल दिया। वो लड़का बहुत मेहनती था। उसने मेहनत करके कुसुम को वो सब दिया जो उसे खुश कर सके, लेकिन एक कमी उसे हमेशा खलती रही। वो पापा को हमेशा मिस करती थी। घर में उसकी सिर्फ मुझसे बात होती थी, वो भी सबसे छुपकर। उसने कई बार पापा से माफी मांगी, लेकिन पापा तो जैसे हमेशा के लिए मुंह फेर चुके थे। कुसुम तनाव में रहने लगी थी और फिर एक दिन उसने फांसी लगा ली। वो हम सबको छोड़कर चली गई। उसके मरने की वजह पापा का गुस्सा, उनकी नफरत था, लेकिन पापा को लगता है वो शादी के बाद उस लड़के से खुश नहीं थी और इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया। और आज भी उन्हें यही लगता है। वो सच नहीं जानते मीरा, और मैं चाहकर भी उन्हें सच नहीं बता सकता। कहते कहते अर्जुन का गला रूंध गया। मीरा खामोशी से सब सुनती रही। कितना दर्द था इन सबके दिलों में, मीरा ने आज देखा। इन हंसते चेहरों के पीछे का सच वो शायद जान ही नहीं पाई। मीरा ने अपना हाथ अर्जुन के कंधे पर रखा और कहा, आपको अंकल को सच बता देना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकता मीरा, नहीं चाहता पापा कुसुम की मौत का जिम्मेदार खुद को समझे। बहन को खो चुका हूँ, पापा को खोना नहीं चाहता। अर्जुन की आवाज में नमी साफ झलकने लगी थी। ये मुश्किल घड़ी है, आपको हिम्मत से काम लेना चाहिए, मीरा ने कहा। तुम बहुत समझदार हो मीरा। नीता का प्यार मेरे लिए जरूरी है, लेकिन पापा की खुशी से बढ़कर नहीं है, अर्जुन ने कहा। आप हमसे भी ज्यादा समझदार हैं अर्जुन जी, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसके दिमाग में कोई और ही खिचड़ी पक रही थी। तुम मुझे सिर्फ अर्जुन बुला सकती हो, अर्जुन ने कहा। अभी हम चलते हैं, मीरा ने उठते हुए कहा और अर्जुन के कमरे से बाहर निकल गई। अपने कमरे की ओर जाते हुए उसकी नजर सामने बालकनी में खड़े अक्षत पर गई, जो कि सिगरेट पी रहा था। मीरा को बहुत बुरा लगा और उसने मन ही मन कहा, आप कभी नहीं सुधरेंगे। मीरा अपने कमरे में आ गई और अर्जुन और नीता के बारे में सोचने लगी। आखिर कैसे वो इन दोनों का प्यार सही साबित करे। इन सब बातों में मीरा अपने आने वाले एग्जाम्स और पढ़ाई के बारे में लगभग भूल चुकी थी। बिस्तर पर लेटे उसकी आंखें भले बंद थी, पर उन आंखों में सैकड़ों सपने तैर रहे थे जो मीरा जगी आंखों से देख रही थी। सुबह मीरा देर से उठी। घड़ी में समय देखा तो जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आई। आज नाश्ते की टेबल पर अक्षत नहीं था। हर सुबह उस जगह अक्षत को बैठे देखने की मीरा को आदत हो चुकी थी। उसने ऊपर देखा, लेकिन अक्षत नहीं दिखाई दिया। कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा था, इसलिए मीरा ने बैठकर
जल्दी जल्दी नाश्ता किया और निधि के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। दिन भर थका देने वाली क्लासों के साथ मीरा और निधि कॉलेज से बाहर आई। दोनों साथ साथ चलने लगी। मीरा को खामोश देखकर निधि ने कहा, क्या बात है, आज बड़ी चुप चुप हो तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मीरा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो अर्जुन भैया की शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ, निधि ने चहकते हुए कहा। तुमसे एक बात पूछें? मीरा ने कहा। हाँ, निधि ने चलते हुए कहा। मान लो आगे चलकर तुम्हें किसी से प्यार हो गया और अंकल नहीं माने तो तुम क्या करोगी? मीरा ने कहा। पापा को मनाने की कोशिश करूंगी, निधि ने मासूमियत से कहा। क्यों? छोड़ भी तो सकती हो अपने प्यार को, मीरा ने कहा। जिससे प्यार करते हैं उसे छोड़ना इतना आसान होता है क्या मीरा? फैमिली के लिए उसे छोड़ भी दिया तो क्या जिंदगी भर वो ख्याल मन में रहेगा कि मैंने धोखा किया? निधि ने सोचते हुए कहा। यही तो हम तुम्हें समझाना चाह रहे हैं। अर्जुन जी भी किसी को पसंद करते हैं तो फिर वो किसी और से शादी कैसे करेंगे? मीरा ने कहा। क्या अर्जुन भैया तुम्हें पसंद करते हैं? निधि ने कहा। तुम पागल हो निधि, वो किसी नीता से प्यार करते हैं, हम सिर्फ उनकी दोस्त हैं, मीरा ने झुंझलाकर कहा। अच्छा ठीक है, निधि ने कहा। अंकल का गुस्सा अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो अर्जुन जी की पसंद नापसंद को भी नहीं जान रहे हैं, ये गलत है, मीरा ने कहा। मीरा, पापा से इस बारे में बात करना टाइम वेस्ट करना है। एक बार उन्होंने जो कह दिया उसे बदलना बहुत मुश्किल है, निधि ने कहा और सामने से आते ऑटो को रोककर मीरा से बैठने का इशारा किया। दोनों ऑटो में आकर बैठ गईं तो निधि ने ऑटो वाले से मार्केट चलने को कहा। मार्केट क्यों? मीरा ने कहा। अरे वो मुझे कुछ लेना था, बस 10 मिनट में हो जाएगा, निधि ने कहा। ऑटो सड़क पर दौड़े जा रहा था। मीरा एक बार फिर अर्जुन के बारे में सोचकर उलझती जा रही थी। अर्जुन कुछ बोलेगा नहीं, मीरा जानती थी, और कह भी दे तो विजय जी उस बात को समझेंगे नहीं। दोनों मार्केट पहुंची। निधि ने अपनी जरूरत का सामान खरीदा। मीरा चुपचाप खड़ी बस देख रही थी। उसका मन कहीं और ही था। तभी उसकी नजर सामने मंदिर पर गई। निधि, हम मंदिर होकर आते हैं, तब तक तुम देखो, मीरा ने कहा। ठीक है, जल्दी आना, निधि ने कहा। मीरा मंदिर चली आई। भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और मन ही मन कहने लगी, निधि का परिवार बहुत अच्छा है, उस पर आने वाली सभी परेशानियां दूर कर दीजिए। अर्जुन जी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनका प्यार उन्हें दे दीजिए। हम मन्नत मांगते हैं, पूरे 101 लड्डू खुद अपने हाथों से बनाकर आपके यहाँ भोग लगाएंगे, बस उन 2 प्यार करने वालों को मिला दीजिए। पंडित जी ने आकर सर पर हाथ रखा तो मीरा ने अपनी आंखें खोली। मीरा उन्हें देखकर खामोशी से खड़ी रही तो उन्होंने मौली का एक धागा मीरा को देकर कहा, तुम बड़ी परेशान दिख रही हो, ये धागा अपने दाहिने हाथ में पहन लेना, मन को शांति मिलेगी। शुक्रिया, कहकर मीरा ने उनसे वो धागा ले लिया और मंदिर से बाहर आ गई। मंदिर आकर मीरा का मन काफी हल्का हो गया था। जैसे ही वो बाहर आई, एक छोटा बच्चा धागे से बने कुछ लॉकेट दिखाते हुए कहने लगा, दीदी ले लो ना दीदी। नहीं चाहिए भैया। अरे ले लो ना दीदी, बहुत सस्ता है, ले लो ना। नहीं भैया, हमें नहीं चाहिए। लड़का थोड़ा मायूस हो जाता है और कहता है, ले लीजिए ना, सुबह से एक भी नहीं बिका है। मीरा को उस पर दया आ गई। उसने बुक खोलकर देखा, एक आखिरी का 100 का नोट बचा था जो उसने अपनी बुक के बीच दबा कर रखा था। मीरा को अपनी मजबूरी का एहसास हुआ और उसने कहा, सॉरी भैया, हम नहीं ले सकते। ले लो ना दीदी, कम पैसे लगा लूंगा, सिर्फ 50 रुपए का है, आप भले 40 दे देना, लड़के ने मायूसी से कहा। मीरा ने भी उसी मायूसी से गर्दन हिला दी तो लड़का उदास होकर जाने लगा। मीरा को बहुत बुरा लग रहा था। वो दौड़कर लड़के के पास गई और उसे रोकते हुए कहा, अच्छा एक दे दीजिए। लड़का खुश हो गया और कहा, किस नाम का दूं दीदी? मीरा सोचने लगी और फिर कहा, ए नाम से कोई हो तो दे दीजिए। लड़के ने ढूंढकर दे दिया। मीरा ने 100 रुपए उसे दे दिए। लड़का 60 रुपए वापस करने लगा तो मीरा ने प्यार से उसके गाल को छूकर कहा,
रख लो, तुम्हारी जरूरतें हमसे ज्यादा हैं। लड़का खुशी खुशी वहां से चला गया। मीरा वहीं खड़े उसे जाते देखती रही। तभी निधि ने आकर कहा, चले? मीरा ने कहा और दोनों घर के लिए निकल गई। घर पहुंचकर मीरा ने कपड़े बदले, खाना खाया और फिर अपने कमरे में चली आई। उसने बैग में रखे उस लॉकेट को निकाला और मुस्कुराते हुए देखने लगी। उस एक अक्षर को देखकर मीरा सब भूल गई, बीते दिनों की परेशानियां, अपना अतीत और शायद खुद को भी। अपनी बदलती भावनाओं को मीरा खुद भी नहीं समझ पा रही थी, पर कुछ तो था जो उसे अक्षत की ओर खींच रहा था। मीरा उसे पसंद करने लगी थी। उसकी परवाह करना, उसके बारे में सोचना, उसे देखना मीरा की आदतों में शामिल हो चुका था। लेकिन इन भावनाओं को अभी तक वो कोई नाम नहीं दे पाई थी। अक्षत को समझना उसके लिए सीधा भी नहीं था। मीरा उस लॉकेट को हाथ में लेकर मुस्कुराती रही। तभी निधि के आने से उसने जल्दी से उसे मुट्ठी में छुपा लिया ताकि निधि ना देख सके और चुपके से अपने बैग में रख लिया। रात के खाने पर भी अक्षत नहीं आया। आज सुबह से मीरा ने अक्षत को नहीं देखा था। विजय ने राधा से पूछ लिया, अक्षत कहाँ है? अपने कमरे में, राधा ने कहा। खाना नहीं खाना उसे? विजय ने सवाल किया। वो पहले ही खा चुका है, आप सब लोग खाइए, राधा ने परोसते हुए कहा। मीरा ये सुनकर थोड़ा उदास हो गई और खाना खाने लगी। आज खाना उसके गले के नीचे नहीं उतर रहा था। एक ही घर में होते हुए भी अक्षत को देख पाना मुश्किल हो रहा था। खाना खाकर मीरा ऊपर चली आई, लेकिन अक्षत नहीं दिखा। उसके कमरे का दरवाजा बंद था। मीरा अंदर से अपनी बुक ले आई और घूमते हुए अक्षत के बाहर आने का इंतजार करने लगी। पहली बार उसकी नजरें किताब में कम और अक्षत के कमरे के दरवाजे पर ज्यादा थी। निधि कमरे में थी। लंबे इंतजार के बाद भी जब अक्षत नहीं आया तो मीरा अपने कमरे में चली आई। पढ़ते पढ़ते ही उसे नींद आ गई। सुबह उठी तो एक अलग ही नजारा देखने को मिला। जो लॉकेट मीरा अक्षत के लिए लेकर आई थी वो निधि के हाथों में झूल रहा था। ये तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? मीरा ने तेजी से बेड से उठकर निधि की ओर लपकते हुए कहा। क्या बात है, तोहफे शौफे? मुझे तो पहले ही शक था, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, निधि ने लॉकेट मीरा के सामने झुलाते हुए कहा। निधि, इधर दो ये, तुमने हमसे पूछे बिना क्यों निकाला इसे? मीरा ने इधर उधर दौड़ते हुए कहा। मैंने जब पूछा तब कहा हम सिर्फ दोस्त हैं, अब ये क्या है, बोलो। मतलब अर्जुन भैया ही ना, अब तो मैं सबको बताने वाली हूँ घर में, निधि ने कहा और दरवाजे के बाहर निकल गई। आगे आगे निधि और पीछे मीरा भागते हुए दोनों अक्षत के रूम की तरफ आ गई। निधि भागते हुए अक्षत से टकरा गई तो अक्षत ने उसे रोककर कहा, क्या हो गया, क्यों भाग रही हो ऐसे? मीरा ने अक्षत को देखा तो बस नजरें उस पर जम सी गई। अक्षत अभी अभी उठकर आया था। बिखरे बाल, खामोश आंखें और चेहरे से मासूमियत टपक रही थी। उसने मीरा की तरफ एक बार भी नहीं देखा और मीरा बस उसी को प्यार से देखे जा रही थी, जैसे वो चेहरा दोबारा उसे देखने को मिलेगा ही नहीं। भाई, वो मीरा ही सुबह से मेरे पीछे पड़ी है, निधि ने कहा। क्यों? अक्षत ने कहा। इसके लिए, निधि ने वो लॉकेट अक्षत के सामने करते हुए कहा। अक्षत ने लॉकेट हाथ में ले लिया और देखने लगा तो निधि वहां से चली गई। मीरा वहीं रुक गई। देखकर अक्षत को लगा शायद ये अर्जुन के लिए हो। ये सोचकर उसने वो मीरा की ओर बढ़ा दिया। रख लीजिए, आपके लिए ही है, मीरा ने कहा। अक्षत उसके सामने आया, उसका हाथ पकड़ा और लॉकेट हथेली पर रखते हुए कहा, मैं ये सब नहीं पहनता। कहकर अक्षत जैसे ही जाने लगा, मीरा ने उसे टेबल पर रखा और कहा, जब आपका मन हो तब पहन लीजिएगा। अक्षत पलटा तब तक मीरा जा चुकी थी। अक्षत ने उसे उठाया और देखते हुए सोचने लगा, अक्षत या फिर अर्जुन। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे आराधना वॉइस में। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
प्लीज कहानी को जितना ज्यादा हो सके उतना लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपको इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।